हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MV Academy एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन, बच्चों जो आपने 11th स्टैंडर्ड में गॉस लॉ पढ़ा था, उस गॉस लॉ का एप्लीकेशन अपन आज डिस्कस करेंगे ये लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए अगले पेज पे लेके चलता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो है बच्चों, इसके अपने को 3 सब सेक्शंस या सब क्वेश्चंस पढ़ने हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, गॉस लॉ के अपने को 3 एप्लीकेशंस बच्चों पढ़ने हैं। पहला जो है इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इसको अपन सिलेंडर भी बोल सकते हैं। और तीसरा इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ये 3 पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चंस आपको करके दूंगा, ठीक है बच्चों। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, पहले वाले पे चलते हैं। सो पहला वाला जो है आपके हेडिंग पे ऊपर रखा हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर। मैंने उसका एक क्वेश्चन बना दिया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने 1-2 पॉइंट लिखे हैं, ये पहले आपको बताता हूँ, फिर इसका ड्राइंग समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विथ इट्स सेंटर एट O चार्ज टू अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा placed in a dielectric medium of permittivity epsilon where epsilon is equal to epsilon naught k, ठीक है। you have heard in 11th standard only students, ठीक है। और अपन ने 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो रहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज नथिंग बट टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब हमने जो स्फीयर लिया बच्चों, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, रेडियस कैपिटल आर है तो वो हो जाएगा 4πr²। और मान लो चार्ज जो है टोटल उसके ऊपर है Q, तो मैंने यहाँ पे लिखा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन सरफेस एरिया 4πr²। तो यहाँ से बटो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टोटल चार्ज Q जो है यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए टोटल चार्ज ऑन स्फीयर Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आइए एक बार ड्राइंग समझते हैं बच्चों इसका। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा हॉलो स्फेरिकल सेल है या हॉलो स्फीयर है, ये चार्ज है देखिए, और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो मैंने यहाँ पे सिग्मा से डिनोट किया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, हैविंग सेंटर एट O। अब स्टूडेंट्स, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो सपोज करिए कि हमको इस चार्ज स्फीयर की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस हॉलो स्फीयर के बाजू में एक R रेडियस का, देखिए स्मॉल r नोटेशन रखा है बच्चों, मैंने एक R रेडियस का वापिस से स्फीयर बनाया जो कि किस पॉइंट से पास करना चाहिए, पॉइंट P से पास करना चाहिए, क्योंकि हमको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। सो व्हाट आई डिड स्टूडेंट्स, पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर। तो हमने क्या किया, पॉइंट P और सेंटर को कंसीडर करके एक रेडियस लिया और उससे अपन ने एक स्फीयर बना लिया। ये मेरे लिए गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर होता है, ठीक है। और मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, उस पॉइंट P के अराउंड मैंने एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया जिसको मैंने ds बोला। और इस सरफेस एरिया का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है या नॉर्मल वेक्टर होता है उसको हम ds वेक्टर लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे ds इज सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया अराउंड पॉइंट P एंड ds वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन टू दिस सरफेस एरिया, ठीक है। आप सबको पता है स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड मूव करती हैं। तो मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा जा रहा है, देखो ऐसे 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 ऐसे। तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर रहेगी, इस तरफ, बाहर की तरफ, जो मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मेरा ds वेक्टर और E वेक्टर जो है वो सेम लाइन पे है, यानी इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब थीटा विच इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर इज कंसीडर्ड 0, ठीक है। ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं बच्चों। आई होप आपको ड्राइंग समझ में आ गया बच्चों। आइए हम आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखिए, ये 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है।
बाई गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम 11th स्टैंडर्ड में हमको क्या बताता है कि जी नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, गॉस थ्योरम के हिसाब से हमको क्या पता चलता है, नेट फ्लक्स जो रहता है थ्रू अ क्लोज सरफेस, उसका फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। पर एप्सिलॉन किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट के, ये आपको पता है राइट। और एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू जो रहती है वो 1 होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज के इज 1 ईयर। तो मतलब मेरा फाई का वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट्स, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड आई हैव टेकन दिस एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने आपको ड्राइंग में समझाया था, एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, अगर हमको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर, इमेजिन अ कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी, यही हमने बताया आपको। लेट ds बी अ स्मॉल एरिया अराउंड पॉइंट P ऑन द गॉसियन स्फीयर, ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुका बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ E एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज सेम, बट ऑब्वियस है क्योंकि क्या हो रहा है, देखो सेंटर से सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं, एंड इट इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, ये आपको ड्राइंग में मैंने बताया बच्चों वहां पे। तो अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई थ्रू एरिया ds, छोटे सरफेस एरिया के लिए छोटा फ्लक्स राइट। सो ds सरफेस एरिया के थ्रू जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आइए ध्यान दीजिएगा। डी फाई हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर विच इज नथिंग बट ई ds कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बच्चों हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, फ्रॉम फिगर मैंने आपको पहले क्या बताया कि वी सी दैट द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड ds वेक्टर इज 0 राइट। मैंने आपको ड्राइंग से समझा दिया था कि थीटा का वैल्यू जो है विच इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर इज 0। तो मैंने आपको बच्चों ध्यान से समझा दिया था कि थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0, विच इज एंगल बिटवीन ई एंड ds राइट। तो मेरा कॉस थीटा किसके बराबर होगा जाएगा, कॉस 0 के, और कॉस 0 कितना होता है 1। तो मतलब यहाँ से जो बच्चों मैंने डी फाई लिखा है, ये डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई ds राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब एक बार हमको छोटा फ्लक्स मिल गया बच्चों, अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, ध्यान से देखिएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, तो अब बच्चों हमको टोटल फ्लक्स निकालना है। अब ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, टोटल फ्लक्स हमको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल फ्लक्स फाई जो है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और डी फाई का वैल्यू इक्वेशन 3 से अपने को क्या मिला है, ई डी एस, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। तो बच्चों मैं यहाँ से फाई क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, फाई हो जाएगा, ई तो कांस्टेंट है बाहर चला गया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस राइट। और डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा ई इंटू एस, वेयर एस is surface area, where S is surface area of Gaussian sphere right। तो अभी आप सबको पता है S कितना हो जाएगा, S इज सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा गॉसियन स्फीयर का रेडियस है r, मतलब S की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फाई क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, फाई हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना इसको, ठीक है। तो बच्चों हम अभी क्या लिख सकते हैं, देखिए फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 क्या था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेशन 4 क्या है, फाई इज इक्वल टू ये। तो हम दोनों का राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से स्टूडेंट्स हम ई निकाल सकते हैं, ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
आइए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ से ई को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ई हो जाएगा मेरा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देना, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। अब ये कैसे करेंगे देखते चलिए आप इसको। ई जो रहता है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के जगह पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये बच्चों मैंने कहाँ से लिखा, ध्यान से देखिए, ये मैंने इक्वेशन 1 से लिखा। हमने इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ था, हमने इक्वेशन 1 में लिखा हुआ था कि टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स ध्यान से आप देखेंगे तो ये 4 और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, देयरफॉर आई विल बी लेफ्ट विथ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये मिला स्टूडेंट्स अपने को, मान लीजिए इसको हम इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। ठीक है, अब अपन स्टूडेंट्स दो केसेस की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। केस वन, if point P lies on the surface of the charged sphere। ठीक है, अगर वो उसके ऊपर लाई करता है तो हमारा स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6 हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ई जो होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल है, दोनों को सेम कर दिया। अब ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बचेगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 हमको मिल जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। ठीक है, अब आइए बच्चों, ये हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड दी चार्ज्ड स्फीयर, अगर मैं उसको अंदर लेके चला गया स्टूडेंट्स, चार्ज स्फीयर के अंदर लेके चला गया, देन सिंस देयर आर नो चार्जेस इनसाइड, अगर अपन पॉइंट को अंदर लेके चले जाएंगे तो स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, यानी कि मेरा सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंस Q इज इक्वल टू 0, सिग्मा इज इक्वल टू 0, राइट। क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर सिग्मा का वैल्यू 0 हो गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी 0 होगा, राइट। तो ये दो केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, अब आइए सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, दूसरा वाला जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, या तो आप इसको सिलेंडर भी समझ सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स एक बार थियरी जो लिखा हूँ देख लीजिए, फिर आपको इसका ड्राइंग समझाता हूँ। तो जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन में समझाया था, कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ है तो इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा
केप्ट इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। फिर वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो रहता है दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू अपॉन लेंथ, लेंथ क्या है, स्मॉल एल। अब अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों का बच्चों, तो यहाँ से टोटल चार्ज क्यू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, विच इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, विच इज इक्वेशन नंबर 1। ये याद रखिए बच्चों, आगे यूज होने वाला है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब ये ड्राइंग समझ लीजिए बच्चों ध्यान से। ये जो मैंने बनाया है ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर बोलो इसको या इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोलो हैविंग चार्ज, और ये देखिए आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने लैम्डा रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर बना दिया, टेकिंग पॉइंट पी एंड द सेंटर एक्सिस जो रहता है यहाँ से, इसका डिस्टेंस स्मॉल आर लिया, ठीक है। सो इसका जो अपन ने नया सिलेंडर बनाया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर। जो हमको पहले से था हमारे पास उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस क्या था, कैपिटल आर। मैंने लैम्डा बताया, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, और जो हमने गॉसियन सिलेंडर बनाया स्टूडेंट्स, इसका लेंथ जो है वो मैंने एल रख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट पी के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो मैंने क्या किया, आप सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा बाहर की तरफ होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो देखिए इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बाहर की तरफ मैंने ड्रॉ करी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। हमने पी पॉइंट के आसपास में एक छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया ds, और इस ds का जो परपेंडिकुलर वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर को ds वेक्टर, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ड्राइंग में अगर आप वापस से देखेंगे तो ds वेक्टर और e वेक्टर सेम लाइन पे है, मतलब इनके बीच में एंगल थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, ठीक है, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे बच्चों, ओके। आइए आगे चलते हैं बच्चों, आई होप ड्राइंग समझ में आया आपको स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिएगा, बाई गॉस थ्योरम 11th स्टैंडर्ड का अगेन कॉन्सेप्ट, नेट फ्लक्स फाई जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर रहता है, एप्सिलॉन नॉट के। पर एयर या वैक्यूम में हम के का वैल्यू क्या लिखते हैं, 1, मतलब मेरा फाई किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया बच्चों, ठीक है। एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया बच्चों। मैंने जो आपको ड्राइंग समझाया वही चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। To find the electric field intensity at a point P, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था at a distance r from the charge wire, बराबर। तो हमने क्या किया है, इमेजिन अ कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ L, आपको पहले समझाया, और उसका रेडियस क्या है, स्मॉल r, पासिंग थ्रू कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट P से, ठीक है। Let ds be a very small area around the point P on the Gaussian surface, ऑलरेडी समझा चुका बच्चों आपको, हमने क्या किया था, पॉइंट P के आसपास में एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया था ds, और सिमेट्री के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पे सेम रहेगा, क्योंकि हमने सिलेंडर के बाहर सिलेंडर बनाया है, एंड इट विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, बाहर ड्रॉ होगा, जो सब मैंने ड्राइंग में आपको ये वेक्टर समझाया बच्चों, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा वाला डी फाई ड्यू टू सरफेस एरिया ds कितना लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा है स्टूडेंट्स, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर विच इज इक्वल टू ई ds कॉस थीटा। बट फिगर हमको क्या बोलता है, फिगर हमको बोलता है कि ई वेक्टर और ds वेक्टर जो है इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, बराबर। आइए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। सो थीटा का वैल्यू 0, cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि डी फाई का वैल्यू हो गया e इंटू डी एस, विच इज इक्वेशन नंबर 3। एक बार इतना कुछ मिल गया बच्चों, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस अपन कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, राइट। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं, सुनिए ध्यान से बच्चों, फाई जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, राइट, और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई डी एस, फिर ई कांस्टेंट है बाहर चला गया, हमारे पास क्या बचेगा, ये डी एस, राइट। और इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू दिस इज नथिंग बट एस, वेयर एस इज, ध्यान से सुनना बच्चों, वेयर एस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ Gaussian
सिलेंडर एंड एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2πr_l बराबर। रेडियस है उसका, लेंथ है उसका कर्व सरफेस का। अब एक बार ये दोनों मिल गए तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। फाई जो है दैट इज नथिंग बट ई इंटू एस, तो ई तो वैसे ही रहने वाला है, और एस के जगह पे हम क्या लिखेंगे, हमको एस का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स 2πr_l। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। आई होप बच्चों आप सबको क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 क्या बोलता था बच्चों, ध्यान से एक बार देख लीजिए। इक्वेशन 2 हमारा था फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन 4 जो है आपका ये है फाई इज इक्वल टू, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड से में मतलब हम राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ई जो है ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr_l। अब बच्चों थोड़ा अगर हम रीअरेंज करके लिखें इसको, ध्यान से सुनिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू के जगह पे हम बच्चों लिख सकते हैं क्या, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr_l। ये बच्चों मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स। इक्वेशन 1 में हमने क्या पढ़ा था, देख लीजिए। आइए बच्चों देखिए, इक्वेशन 1 टोटल चार्ज क्यू जो है, यहाँ पे नीचे देखिए बच्चों, टोटल चार्ज क्यू जो है वो किसके बराबर था, लेमडा एल के। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो बस मैंने आगे वही जाके वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है बच्चों, आ जाइए ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब एक बार ये मिल गया बच्चों, तो हम इनको कट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर का एल और नीचे का एल ये कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बचेगा। आइए अगले पेज में लेके चलता हूँ बच्चों आपको, ध्यान से देखिए। एक बार कट कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ई कितना बचेगा, देखिए हम ई लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr, विच इज नथिंग बट ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन आर। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देना, जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। आउटवर्ड कब होगा, इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ lambda is positive and inward if lambda is negative। ठीक है बच्चों, तो ये इसका डायरेक्शन है कैसा, अगर लेमडा पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो डायरेक्टेड इनवर्ड होगा। आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है बच्चों, आइए थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, थर्ड एप्लीकेशन क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, राइट। सो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। पहले इसका ड्राइंग समझ लेते हैं बच्चों, आइए ध्यान से देखिएगा। तो कंसीडर करिए कि ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है बच्चों, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो मैंने सिग्मा रखा हुआ है, ठीक। इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो दोनों ही साइड में, इधर साइड में इक्वल डिस्टेंस पे सेम मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और दोनों की डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, मैंने क्या किया है, मैंने इस तरफ पॉइंट पी और इस तरफ पॉइंट पी डैश, दोनों जो है सेंटर से आर डिस्टेंस पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। सो प्लेन शीट के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों बाजू में इक्वल डिस्टेंस पे अपने ने दो पॉइंट प्लॉट करा, पी पी डैश, उस पर एक सरफेस एरिया छोटा अपन ने लिया है डी एस ऑन बोथ साइड, राइट। तो मैंने इन दोनों पॉइंट को कंसिडर करते हुए दोनों सरफेस एरिया के मैंने एक गॉसियन सिलेंडर बना दिया है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना,
पी डैश और पॉइंट पी जो है ये जो इनफाइनाइट प्लेन सीट है यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट पी डैश पे आउटवर्ड लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पे जो लग रहा है ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, रेडियली आउटवर्ड पी और पी डैश पे जो लग रहा है। और ds का परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करूंगा, जिसको मैंने यहाँ पे ds वेक्टर बच्चों ड्रॉ करा हुआ है। ये दोनों वापिस से सेम लाइन पे जा रहे हैं, मतलब इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। सो ये याद रखिएगा बच्चों, हम यूज़ करने वाले हैं इसको, ठीक है। अब आइए एक बार थ्योरी क्या लिखा है बच्चों पढ़ते चलते हैं। सो मैंने लिखा है कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। आपको ड्राइंग में समझाया बच्चों। By symmetry, electric field is perpendicular to plane sheet and directed outward, ठीक है, having same magnitude at a given distance on either side of the sheet. That is what we understood, right? Let P be a point at a distance r from the sheet and E be the electric field intensity at point P. That we know, right? आ जाओ बच्चों एक बार ध्यान से। फिर मैंने क्या लिखा, we know that surface charge density, अभी ये 11th में था, बार बार आ रहा है ये, ध्यान देखो। surface charge density क्या रहता है, total charge upon surface area, right? सो टोटल चार्ज यहाँ से कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। आई हैव टेकन दिस एज इक्वेशन नंबर 1, रिमेंबर दिस, राइट। बाय गॉस थ्योरम द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स जो रहता है क्लोज सरफेस से, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन किसके बराबर रहता है, एप्सिलॉन नॉट के के। एयर या वैक्यूम में के की वैल्यू 1 होती है, मतलब मेरे को फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट, जैसा अपन ने बाकी दोनों में किया था, राइट। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या लिखा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट एट पी वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया अराउंड पी इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, राइट। ध्यान दे दो, तो हमने क्या किया, पी का अराउंड एक गॉसियन सिलेंडर अपन ने ड्रॉ किया है हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ उसका अपन ने क्या ले लिया, 2r, r प्लस आर, राइट। एक साइड में p तक r है, एक साइड में p डैश तक r है, तो टोटल हो जाएगा 2r विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन सीट। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड। द प्लेन सीट passes through the middle of the length of the cylinder such that p and p dash are equidistant at a distance from the plane seat, right? By symmetry बच्चों, the magnitude of electric field E is same at p and p dash, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस है 0। तो एक बार ड्राइंग में ध्यान से देख लो, ये जो कर्व्ड सरफेस है बच्चों सिलेंडर का, ये और ये वाला, ये और ये वाला, इनसे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस पास नहीं करे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस खाली किससे पास करेंगी, ds से, ठीक है। इसीलिए हम उनको कंसीडर कर रहे हैं, और वही मैंने यहाँ पे थियरी में मेंशन किया हुआ है बच्चों, ठीक है, कि फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस इज 0। आइए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस अगर निकालना है तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, पी और पी डैश। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू पी प्लस फ्लक्स थ्रू पी डैश। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल फ्लक्स लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बराबर। इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। आपको अभी बताया था ड्राइंग में बच्चों, हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज 0, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना है, 0। अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो आपका कॉस थीटा जो है वो कॉस 0 वो कितना हो गया, 1 हो गया स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज ओके। एक बार इतना मिल गया बच्चों, तो अब हम फाई क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। फाई हमारा हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस ड्यू टू पी प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस ड्यू टू पी डैश, ठीक है। ई तो दोनों में कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो ई बाहर चला जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ ई लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ऑफ पी प्लस ई लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ऑफ पी डैश। ध्यान से सुनना बच्चों इसको अभी। अब बट हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस चाहे मैं पी का निकालूं या लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस चाहे मैं पी डैश का निकालूं, ये दोनों जो है वो किसके बराबर होंगे, ए के, विच इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। तो मैं बच्चों यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स एक बार, ये जो हमारा इक्वेशन था, उसमें लाइन इंटीग्रेशन डी एस ऑफ पी लिखूँ या लाइन इंटीग्रेशन डी एस ऑफ पी डैश लिखूँ, ये दोनों ही ए है। तो हम फाई क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि फाई इज नथिंग बट इट इज ई ए प्लस ई ए। दिस इज व्हाट इज इट।
यानी मेरा फाई जो है वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, इट इज़ 2 इंटू ई ए। आई होप दिस इज़ ओके स्टूडेंट्स। और इसको मैं अब बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, हमने पहले कितने इक्वेशंस बनाए हैं, 2, तो इसको मैं बना लेता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाया है और इक्वेशन नंबर 3, दोनों को इक्वेशन को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। सो अपन क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, सिंस दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब मैं लिख सकता हूं कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ई ए। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा मेरा E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और बच्चों आइए आगे ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर हम E क्या लिख सकते हैं, Q हमारा क्या है, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये मैंने लिखा इक्वेशन 1 से बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने आपको बोला था Q का वैल्यू किसके बराबर था, सिग्मा इंटू ए के। अब देखो ध्यान से, ए और ए तो कट गया स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप बच्चों ये आपको सबको समझ में आया। सो ये जो हमने आज पढ़े ये 3 एप्लीकेशंस थे बच्चों गॉस लॉ के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ पेपर में बच्चों रहता है, ठीक है। सो इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर स्टूडेंट्स अच्छा लगा, ठीक है। अगर हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स।